बहू के भाई बहन से अच्छे देवर और ननद। भावना ने होश ही संभाला था कि उसके माता पिता दुनिया को अलविदा कह गए। ऐसे में उसके पिता के भाई भूपेश ने अनाथ भावना की देखरेख का जिम्मा उठाया, मगर उसकी चाची माया भावना से उखड़ी उखड़ी रहती थी। माया के 2 बच्चे थे, रॉकी और सोनिया। उसने अपने बच्चों की अच्छी परवरिश के साथ साथ खूब पढ़ाया लिखाया, मगर कच्ची उम्र की भावना के हाथों के कलम की जगह घर की जिम्मेदारी में उलझनों में डालकर उसकी हथेलियों पर करछी चमचे की चपत लगा दी। कई साल बीत गए। अरे ओ महारानी, आज की तारीख में मेरा नाश्ता मिलेगा या फिर माँ को बुलाना पड़ेगा? अरे गुस्सा क्यों करती हो मेरी प्यारी बहन? ये लो तुम्हारा ब्रेकफास्ट, ब्रेड और ऑमलेट। बस करो अपने एहसान गिनवाना, और मुझसे नाता जोड़ने की कोई जरूरत नहीं, गवार कहीं की। हाँ। ये पहली बार नहीं था जब सोनिया ने भावना से टेढ़े मुंह बात की थी। भावना रोजाना इस बेइज्जती को सहती थी, कभी भाई से तो कभी बहन से। वह बेचारी बचपन से ही परिवार के प्यार को तरसती आ रही थी। भावना, भावना, अरे कहाँ है कमबख्त, जल्दी से यहाँ। जी चाची जी, आपने मुझे बुलाया? केवरी करम जली, कान क्या कचरे में फेंक आई है? एक बार में सुनती क्यों नहीं है? मेरे बेटे को कॉलेज जाना है, जल्दी से इसके शर्ट इस्त्री कर दे। जी चाची। भावना रॉकी का शर्ट इस्त्री करने में लग जाती है, तभी उसकी सौतेली बहन सोनिया उसे बुलाने लगती है। भावना, ओ भावना, जल्दी से यहाँ। सोनिया को गुस्से के गर्दिश में गड़जता देखकर बेचारी बहन दहशत में आकर स्त्री को शर्ट पर ही भूलकर भागती हुई कमरे से बाहर आती है। क्या बात है मेरी बहन, कुछ चाहिए क्या? गांव की गवार बातों में मेरा समय मत गवा। ये बता कि मेरी सैंडल कहाँ है, कब से ढूंढ रही हूँ। ओफ सोनिया, शायद तुमने देखा नहीं, सैंडल तो तुम्हारे आंखों के सामने ही रखी थी। वो तो मैंने कब की देख ली थी, मगर वो क्या है ना, मुझे तेरे जैसे गिरने की आदत नहीं। अब चलिए सैंडल मेरे पैरों में पहनाओ। बहन का बुरा रवैया भावना के मन को भेद देता है। तभी कमरे से रॉकी चिल्लाता है। माया का बेटा रॉकी जुल्म ज्यादती ढाने में उसकी जेरोक्स कॉपी है। वह भावना को देखकर हर बार नाक भौं सिकोड़ता था। अरे ओ नौकरानी, कहाँ मर रही है, जल्दी यहाँ। क्या हुआ रॉकी, तुम गुस्से में लाल पीले क्यों हुए बैठे हो? रॉकी गुस्से से दांत पीसते हुए छोटे बड़े दायरे को भूलकर भावना को जोरदार थप्पड़ मारता है, जिसकी गूंज पूरे घर को घेर लेती है और भावना जमीन पर जा गिरती है। कितनी बार कहा है अपनी लिमिटेशन क्रॉस मत किया कर, जाहिल गवार, मेरी महंगी शर्ट जला दी तूने। रॉकी, अपनी बहन का भरोसा करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। बहन माय फुट, मेरी न सिर्फ एक बहन है सोनिया, तू मेरी सो कॉल्ड सौतेली बहन, या फिर यूं कहूं बॉडम बहन है, जिसकी कीमत कचरे में बिकने वाले भंगार भर की भी नहीं, समझी न? आइंदा मेरे कमरे के आसपास भी भटकती दिखी ना तो भूत बना दूंगा। हर बार भाई बहन की जिल्लत सहने के बाद भी उस बहन की आंखों में बंधी आस की लौ बुझने का नाम ही नहीं ले रही। समय बीतता गया और माया के पास एक ऐसा रिश्ता पहुंचा जिनकी मांग में दूर दूर तक दान दहेज का नाम नहीं था। माया ने अपने स्वार्थ साधते हुए शारदा के बेटे राजीव से भावना की शादी कर दी। बहू बनकर आई भावना के मन में बड़ी बेचैनी उथल पुथल मचा रही थी। पता नहीं मेरे ननद और देवर के तेवर कैसे होंगे। ससुराल में स्नेह की आस लगाना बेकार है, क्योंकि जब मेरे सगे भाई बहन के लिए मैं एक नौकर और गवार के सिवा कभी कुछ न बन सकी, तो फिर देवर और ननद मेरे भाई बहन क्या ही बनेंगे। आजा बहू, तेरे ननद और देवर तुझसे मिलने को बेताब बैठे हैं। हेलो भाभी, मैं हूँ आपका देवर, क्या आप मेरी दोस्त बनेंगी? नहीं दक्ष भैया, भाभी सिर्फ मेरी सहेली बनेंगी, समझे आप? आइए भाभी, मैं आपको कमरे में ले चलती हूँ। अपने ननद और देवर का सुलझा स्वभाव भावना की आंखों में समा नहीं पा रहा था, क्योंकि उसे खुद के भाई बहन से मिले जिल्लत ने मन ही मन तोड़ कर रख दिया था। अगली सुबह भावना जल्दी जागकर जैसे ही कमरे से बाहर आती है तो उसे रसोई घर से बर्तन बजने की आहट आती है। ये इतनी भोर सवेर रसोई में कौन है? अरे निम्मी, आप ये क्या कर रही हैं? गुड मॉर्निंग मेरी प्यारी भाभी। मैंने तो सोचा था कि सारा काम करके आपको सरप्राइज दूंगी, मगर मुझे क्या पता है कि भाभी के सामने यूं मेरा भांडा फूट जाएगा। अपनी ननद की बचकानी बात सुनकर भावना जोर से हंस पड़ती है। अरे वाह भाभी, आपकी स्माइल तो बड़ी प्यारी है। पता है, जब आप मुस्कुराती हैं तो ऐसा लगता है मानो चांद की चांदनी आपके चेहरे पर छिटक पड़ी हो।
अपनी ननद के मुंह से खुद की सराहना सुनकर भाभी के मन में खुशी के आंसू झिलमिला उठते हैं, क्योंकि अपने भाई बहन के लिए तो उसको उपाधि में गवार और नौकर का नाम मिला था। शुक्रिया मेरी प्यारी ननद, चलो अब मैं आ गई हूँ ना, तो तुम्हें काम करने की कोई जरूरत नहीं। भाभी के रहते ननद काम करे, ये अच्छा थोड़ी ही लगता है। अरे ननद ना सही तो अपनी छोटी बहन समझ लो। अब मैं बर्तन मांज देती हूँ, आप नाश्ता बना दीजिए। अपनी ननद का मधुर स्वभाव भांपकर भावना मन ही मन भगवान का शुक्रिया अदा कर रही थी। शुक्रिया भगवान, मुझे बहन से बढ़कर ननद और भाई से बढ़कर देवर देने के लिए। आज तूने बरसों की खुशियां एक झटके में मेरी झोली में डाल दी। दिन ढलता है और देखते ही देखते शाम हो जाती है। तभी दक्ष दफ्तर से घर में दस्तक देता है। भाभी आप कहाँ हैं? क्या बात है देवर जी, आज आप बड़े खुश लग रहे हैं। कोई लॉटरी हाथ लग गई है क्या? नहीं मेरी प्यारी भाभी, मुझे मैनेजर की पोस्ट मिल गई। यू आर लकी फॉर मी। ये लीजिए अपने देवर के इस नए पद की पहली मिठाई, आप खाइए। अरे ये क्या देवर जी, पहले माँ जी को मिठाई खिलाइए फिर मुझे। माँ जी इस घर की बड़ी हैं। अरे बहू, उम्र से ये कोई छोटा बड़ा नहीं होता, खा ले अपने देवर के हाथों मिठाई, वरना ये जिद करता रहेगा। दक्ष अपनी भाभी को मिठाई खिलाता है। कुछ ही दिनों में भावना अपनी ननद देवर के साथ इस कदर घुल मिल गई कि उसकी दुनिया उसके ससुराल तक ही सिमट कर रह गई। भावना भाई बहन से बढ़कर मिले ननद देवर के लिए निश दिन भगवान का शुक्रिया अदा करती। शुक्रिया भगवान, मुझे स्वर्ग से सुंदर ससुराल देने के लिए, एक ऐसी ननद देने के लिए जो मेरे लिए बहन और सहेली दोनों है, और मेरे देवर जी की दोस्ती तो सगे भाई से बढ़कर है। दिन बीतते हैं और कुछ ही महीने में बहू का जन्मदिन आता है। तभी रात के 12 बजते ही दक्ष और निम्मी और शारदा बहू के कमरे में आते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर भाभी। निम्मी, दक्ष, तुम मेरा जन्मदिन कैसे जानते हो? मैंने तो तुम्हारे सामने कभी जिक्र भी नहीं किया। भाभी जरूरी नहीं हर चीज पूछकर पता चले। दरअसल मैंने और दक्ष भैया ने बड़े ही छानबीन के बाद पता लगाया कि आज आपका जन्मदिन है। जल्दी जल्दी में ज्यादा अरेंजमेंट नहीं हो सका, बस इतना ही हुआ। अरे पगली, ये सब करने की क्या जरूरत थी? तुम दोनों के साथ बिताया हर दिन मेरे लिए जन्मदिन के जैसा होता है। मैं बड़ी भाग्यशाली हूँ जो मैं तुम दोनों की भाभी बनी हूँ। मेरी हर छोटी बड़ी परेशानी को कहने से पहले तुम भाप जाते हो। निम्मी का मेरे बहन के जैसे काम में हाथ बटाना और दक्ष जैसे मिले देवर में मुझे दुगना मान दिया, जिसके लिए मैं मायके में हमेशा मोहताज रही। भाभी की पलके भीगता देखकर दोनों ननद देवर बात को बदलते हुए बोलते हैं। ओफो भाभी, हमने इतनी मेहनत से आपके लिए बर्थडे केक बनाया है और आप मायके की बात लिए बैठे हैं। केक काटिए। भावना आंसू पोंछ लेती है, जिसके बाद सारा ससुराल साथ मिलकर बहू का बर्थडे मनाते हैं। कड़वा कथन है, मगर कभी कभी खून के रिश्तों का मोल दिल से बंधे रिश्तों की डोर के आगे फीका पड़ जाता है। सुमन की 2 बहुएं थीं। बड़ी बहू श्वेता, जिसका पति को कम काम आता था तो उसी में गुजारा करती थी। छोटी बहू तान्या, जिसका पति एमएनसी कंपनी में काम करता था और वह खूब पैसे उड़ाती थी। दिसंबर की कड़कड़ाती ठंड के साथ बर्फीले ओले भी गिर रहे थे। जहां सास कंबल में बैठे ठिठुर रही थी, तभी उसके दोनों बेटे काम से आते हैं और वो कहती है, अरे महेश बेटा, ठंड बढ़ गई है तो कुछ पैसे लाया जिससे मैं कमरे में हीटर लगा दूं। अब ये ठंड बर्दाश्त नहीं होती। माँ, अभी मेरे पास काम में तंगी चल रही है, माफ करना माँ, मैं आपके लिए कमरे वाला हीटर न ला सका। तू तो यही कहता रहता है हमेशा। 3 महीने काट लिए ठंड में, अब बुजुर्गों और इतना शरीर नहीं झेल सकता। माँ जी, आप फिक्र क्यों करती हैं? देखिए आपका छोटा बेटा आपके लिए क्या लाया है। शुभम बेटा, छोटी बहू क्या बोल रही है? क्या लाया है तू मेरे लिए? आप इतना परेशान रहती हैं, ठंड में कांपती हैं। तान्या ने बताया कि काफी बार आपने बड़े भैया से बोला है पर उन्होंने नहीं ला कर दिया, इसलिए आज मैं ही आपके लिए हीटर लाया हूँ। इसे अपने कमरे में रखना, जब भी सर्दी लगे जला लेना। लो माँ। अरे वाह मेरे लाल, जुग जुग जियो। इस बड़े वाले से तो मैं आस करती ही रह जाती हूँ, पर हमेशा तू ही कभी हीटर का, अभी दवाई, कभी शौले ले आता है। चलो अच्छा है, भगवान ने मेरे एक बच्चे को धन दौलत तो दी ही दी है। माँ जी, आप तो ऐसे कह रही हैं जैसे उन्होंने आपकी कभी इच्छा पूरी नहीं की हो। भाई साहब जब नौकरी पर नहीं जाते थे तो यही आपको सारी चीजें लाकर देते थे। दीदी, आपका इस तरीके से कहने का क्या मतलब है कि मेरे पति निठल्ले थे और चलो नहीं भी करते थे काम
तो आज तो वह एमएनसी कंपनी में काम कर रहे हैं। कर दी ना अपनी गरीबों वाली बात। मैं आपको कहना नहीं चाहती थी, लेकिन आप जता ही देती हैं कि आप दोनों इस घर के गरीब बहू बेटे हैं। तान्या, ये तुम क्या बोल रही हो? अमीर गरीब कहाँ से आया? इस बात को तुमने ही शुरू किया है। आप दोनों बहुएं लड़ने मत लग जाओ। जाओ, जाकर काम करो और दोनों को खाना दो मेरे बेटों को। जी माँ जी। फिर दोनों बहुएं अपने पतियों को खाना बनाकर खिला देती हैं। दरअसल देवरानी जिठानी में अक्सर अमीर गरीब की बात शुरू हो जाया करती थी और ये सब अक्सर तान्या ही अपने पति के पैसों के दम पर करती थी और श्वेता को नीचा दिखाया करती थी। तभी श्वेता की 8 साल की बेटी नेहा आकर कहती है, माँ, मेरे स्कूल के सब बच्चे अपने घर में भी अलग से क्रिसमस ट्री लाकर पार्टी करेंगे। आप भी करोगी ना माँ? मेरे लिए क्रिसमस ट्री लाओगी? और उस पर सजाने के लिए गिफ्ट, स्टार और भी बहुत सामान लाना है। बेटा, क्रिसमस ट्री तो बहुत महंगा आता है, मैं तुम्हें कैसे दिलाऊंगी? और उसके साथ सामान चाहिए, महंगा हो जाएगा बहुत बेटा। माँ प्लीज मना मत करो, घर में भी क्रिसमस ट्री लेकर आओ ना। नेहा बेटा, तुम्हारे मम्मी पापा पर इतने पैसे नहीं हैं। तुम जानते हो ना, तुम्हारे पापा को पैसे नहीं मिलते तो तुम्हारी मम्मी तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं कर सकती। हाँ, लेकिन मैं तुम्हारे लिए वो महंगा सा क्रिसमस ट्री ला सकती हूँ। इतनी अमीर तो हूँ मैं। सच्ची चाची महंगा सा क्रिसमस ट्री दिलाओगी? हाँ बेटा। तान्या, तुम उसे उकसाओ मत ये सब चीजें देने के लिए जो मैं उसे नहीं दिला सकती। अपने पापा की मेहनत से ये सब ले सकती है। अरे तो क्या हुआ दीदी, मैं उसकी चाची हूँ, उसकी इच्छा पूरी करना तो मेरा भी हक है ना। नेहा बेटा। हाँ चाची। ठीक है, तो कल तुम्हारा क्रिसमस डे है। आज हम क्रिसमस ट्री लेने चलेंगे। ठीक है चाची। तान्या, तुमने फिर से अमीर गरीब की बात की, ये ठीक नहीं है। मैं अभी बाजार जाऊंगी तुम्हारे साथ। ठीक है, चल लेना आप। दोनों नेहा को लेकर बाजार जाती हैं, जहां बाजार में सुंदर सुंदर क्रिसमस का सामान लगा हुआ था। तभी नेहा कहती है, चाची माँ देखो वो सांता क्लॉज कैसे हिल रहा है। हाँ बेटा, ये तो कुछ भी नहीं है नेहा, क्रिसमस गिफ्ट है। तीनों बाजार में आगे बढ़ते हैं, जहां एक गरीब बच्चा क्रिसमस ट्री और सजाने वाला सामान बेच रहा था। सामान ले लीजिए, सामान, सबसे सस्ता सामान, सांता क्लॉज, छोटा क्रिसमस ट्री, लाइट गिफ्ट, लीजिए लीजिए। अरे बच्चे, जरा हमें ये क्रिसमस ट्री देना। बड़े वाला कितने का है? मैडम 800 रुपए का है। अरे भैया, बहुत नाप तोल करके बता रहे हो, थोड़ा कम करो, बच्चों का सामान थोड़ी आएगा। मैं अभी बच्चा हूँ आंटी, क्रिसमस ट्री आपको सजा वो मिल रहा है, लाइट लगी हुई है, गिफ्ट स्टार है, तो फिर लगी है उस पर, इसलिए आज 100 रुपए का है। अगर आप ट्री ही लोगे तो वो आपको 500 रुपए का पड़ेगा। अच्छा जी, मुझे ये बहुत अच्छा लग रहा है, ये दिलाओगे ना आप मुझे? नेहा बेटा, ये बहुत महंगा है, ऐसा करो तुम छोटे वाले ट्री ले लो। भैया, छोटे वाला क्रिसमस ट्री कितने का है? आंटी ये छोटे वाला 100 रुपए का है। अच्छा बच्चे, जरा बड़े वाला दिखाना ट्री, ये अच्छा लग रहा है, ये लो 600 रुपए। नेहा दीदी, आगे चलते हैं, और भी सामान खरीदना है। ये बोलकर तान्या जबरदस्ती उसे कम पैसे पकड़ा कर बड़ा वाला क्रिसमस ट्री लेकर चलती बनती है। तभी वो बच्चा रोते हुए कहता है, अरे अरे आंटी ऐसा मत करो, मुझे जरा सा भी नहीं बचता, पर आप हटा करके ले जा रही हो। आंटी ऐसा मत कीजिए, हमें भी अपना त्योहार मनाने का हक है, पूरे पैसे दीजिए आंटी। अब मैं माँ की दवाई कैसे लाऊंगा? सोचा था क्रिसमस के बहाने 4 पैसे कमा लूंगा। तान्या, ये तुमने बिल्कुल ठीक नहीं किया, वो बच्चा बहुत रो रहा है। एक गरीब के साथ तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। ओहो, देखो कौन गरीब बोल रहा है। गरीब को गरीब का दर्द समझ आ रहा है। दीदी जाने दीजिए, बहुत पैसे लूटते हैं, मैंने कुछ गलत नहीं किया। पैसों को लेकर इतना घमंडी होना, और यहाँ तुमसे छोटे से बच्चे से क्रिसमस ट्री के पूरे पैसे नहीं दिए गए। ये तुम्हारी कहाँ की अमीरी है, जहाँ तुमने दूसरे को निराश कर दिया। मुझ पर भी पैसे नहीं है, घर जाना होगा। माँ छोड़ो ना, आप, अब हम अच्छे से क्रिसमस सेलिब्रेट करेंगे। मेरी बेटी तो अपनी चाची की तरह पैसों में डूबी घमंडी हो गई है। मुझे उस बच्चे को पैसे देना और अमीरी गरीबी का फर्क मिटाना है। ये कहकर वो सबके साथ घर लौटती है तो रास्ते में स्नोफॉल होने लगती है।
माँ देखो स्नोफॉल हो गई है, फिर रात को 12 बजे 25 दिसंबर लग जाएगा और सेंटा आएंगे। पोयम गाऊंगी, हे जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा जिंगल बेलवा बाजेला, पक्की दाढ़ी वाला बुढ़वा झोला ली के भागेला, सेंटा आ गेला तोहफा बांटेगा। अरे वाह नेहा, तुमने बहुत अच्छी पोएम गाई। जिंगल बेल्स की बड़ी से अमीर स्टाइल में गाओ। जिंगल बेल जिंगल ऑल द वे। यहाँ भी अमीरी गरीबी की बातें पता नहीं मेरी बेटी के मन में और कितना जहर घोलेगी। तभी श्वेता अपने घर में से पैसे निकालकर उस बच्चे को दे देती है, जिससे तान्या महंगा सा ट्री लाती है। ये लो बच्चे, तुम्हारी क्रिसमस ट्री के पैसे। क्या तुम क्रिसमस डे नहीं मनाओगे? नहीं, मेरे पास खाने के लिए पैसे नहीं है, तो कैसे क्रिसमस डे सेलिब्रेट करेंगे? कल मैं तुम्हारा सेलिब्रेट करवाऊंगी क्रिसमस डे, ठीक है? ठीक है आंटी। अगले दिन सब क्रिसमस डे सेलिब्रेट कर रहे थे। जहां चर्च में कुछ लोग जीसस के लिए प्रेयर कर रहे थे, वहीं दूसरी ओर शाम के समय नेहा अपनी चाची के साथ मिलकर उस क्रिसमस ट्री को सजाकर पार्टी करती है। तभी श्वेता कहती है, नेहा बेटा, यहाँ की क्रिसमस पार्टी तो हो गई, इससे भी अच्छी तुम्हें क्रिसमस पार्टी में जाना है। इस नकली पेड़ से ज्यादा असली पेड़ को सजाएंगे हम। हाँ माँ चलो। जरा मैं भी तो देखूं असली पेड़ को कैसे सजाते हैं। तभी श्वेता तान्या नेहा से बच्चे के पास जाते हैं। वो बच्चा अपने घर आ जाता है, जहां श्वेता एक छोटा सा पेड़ काट कर लाती है, उसे लाइट से सजाती है। तभी बच्चे भी पेड़ सजाने में उसकी मदद करते हैं और टॉफियां लगाकर कहती है, देखो बच्चों, नकली पेड़ से ज्यादा असली सुंदर लग रहा है ना? हाँ माँ, बहुत अच्छा लग रहा है ये वाला क्रिसमस ट्री। चाची वाले नकली पेड़ से भी ज्यादा ही अच्छा लग रहा है। गरीब लोगों को गरीब चीजें ही पसंद आ सकती हैं। तान्या, बंद करो अमीर और गरीब की बातें करना। क्रिसमस डे ऐसे नहीं मनाया जाता, और तुम्हें लगता है तो हमारा गरीबों का क्रिसमस ट्री तुमसे लाख गुना अच्छा है। मेरी बेटी के मन में जहर घोलना बंद करो। मैंने तुम्हें कभी नहीं नीचे दिखाया, तो तुम ऐसा बार बार क्यों करती हो? ये ठीक नहीं है। माफ कर दीजिए दीदी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो मैंने बार बार आपको इतना नीचे दिखाया। अनजाने में मैंने नेहा के दिमाग में ये सब बातें भरी। नेहा बेटा, मम्मी आपको जो कह रही हैं वो सही है। ए बच्चे, मेरे पास तुम्हारे लिए कुछ है। क्या आंटी? ये तुम्हारे लिए चॉकलेट और कुछ पैसे। तुम्हें इसकी जरूरत है ना? शुक्रिया आंटी। इसके बाद सब मिलकर खुशी खुशी क्रिसमस डे को सेलिब्रेट करते हैं। साथ ही तान्या के सिर से पैसों का घमंड भी उतर जाता है। बहू ने बनाया गोबर से बिजली। चारों तरफ खुशी का माहौल होता है। सभी लोग घर पर बहू के आने का इंतजार कर रहे होते हैं कि तभी लीलावती अपनी बहन सरोजनी से कहती है, अब क्या बताऊं बहन, शहर की लड़कियां तो ऐसी ही होती है। अब शहर की बहू आ रही है तो वो हमारे रहने के तौर तरीके से बहुत ज्यादा मुंह चढ़ाएगी। अरे तो चिंता क्यों करती है, गांव में आएगी, हम गांव के तौर तरीके उसे अच्छे से सिखा देंगे। मुझे तो लगता ही नहीं है कि शहर की लड़की गांव के तौर तरीके सीख पाएगी। अब तो भगवान ही जाने वो हमारे घर को किस तरह संभालेगी। तभी दरवाजे के बाहर शहनाइयां बजने लगती हैं, जिसके बाद लीलावती कहती है, लगता है मेरा बेटा कुणाल शहर से बहू ले आया है, चलो उसका गृह प्रवेश करने चलते हैं। घर की सभी औरतें लीलावती के साथ मिलकर बहू का गृह प्रवेश करती हैं, जिसके बाद काव्या घर के अंदर आती है। जैसे ही वो कदम रखती है, घर की लाइट चली जाती है। हे भगवान, इस लाइट को भी अभी ही जाना था। अरे ये बहू के पैर कैसे हैं, जो घर में पड़ते ही चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा मच गया है। अपने लिए ऐसी बातें सुनकर काव्या को बहुत दुख होता है, लेकिन वो किसी से कुछ नहीं कहती। वहीं थोड़ी देर बाद रूपाली घर में चारों तरफ मोमबत्तियां जलाकर उजाला कर देती है और अपनी माँ लीलावती से कहती है, अरे माँ, जरा चारों तरफ देखो, कितना सुंदर लग रहा है। इतनी रोशनी तो लाइट होने पर भी नहीं होती है। ऐसा लग रहा है जैसे राम सीता को लेकर अयोध्या लौट आया है। अरे हाँ हाँ ठीक है, जा अब बातें मत बना और अपनी भाभी को उसके कमरे में छोड़ा। रूपाली अपनी भाभी काव्या को उनके कमरे में ले जाती है, जिसके बाद वो अपनी भाभी काव्या से कहती है, अरे भाभी, आप आराम से कमरे में बैठिए। अगर किसी भी चीज की जरूरत हो तो मुझे बता दीजिएगा। वैसे ही यहाँ माँ और मौसी की बातों का बुरा मत मानिएगा, उन्हें तो बातें कहने की आदत है।
रूपाली, तुम बहुत अच्छी हो, लेकिन तुम चिंता मत करो। मुझे पता है माँ जी का स्वभाव ऐसा ही है। मुझे किसी भी बातों का बुरा नहीं लगा। उस दिन के बाद से काव्या अपने घर की जिम्मेदारी संभालने की पूरी कोशिश करती है, लेकिन फिर भी लीलावती अपनी पड़ोसन और अपने मोहल्ले की औरतों से कहती है, पता नहीं अब मैं तुम्हें क्या कहूँ। जब से ये शहर की बहू मेरे घर में आई है, हमारे घर के तो रंग ढंग ही बदल गए। किसी के उठने का कोई समय नहीं और ना ही पूजा पाठ का कोई समय है। अरे लीलावती, तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? थोड़ा सा बहू को समय तो दो, वो धीरे धीरे घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेंगी। अरे मेरी बहू तो शहर की है, शहर की। शहर के तौर तरीके और गांव के तौर तरीके अलग होते हैं। ऐसा कहकर लीलावती अपने घर चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ काव्या ये सब दूर से सुन लेती है, जिसके बाद उसे अपने मन ही मन में बहुत बुरा लगता है। आखिर माँ जी मेरे बारे में ऐसा क्यों सोचती है? आखिर उन्हें खुश करने के लिए मैं ऐसा क्या करूं जिससे वो मेरे बारे में ऐसा सोचना बंद कर दे? काव्या मायूस होकर घर में चली जाती है और घर के सभी काम करने लगती है। काम करते करते अचानक से लाइट चली जाती है और उसे गर्मी में काम करना पड़ता है। ओहो, ये सब क्या हो रहा है? जब देखो तब लाइट चली जाती है। एक तरफ ये लाइट का जाना और लाइट जाते ही दूसरी तरफ इस गाय के गोबर की बदबू आना। तभी काव्या के दिमाग में एक आइडिया आता है, जिसके बाद वो अपने आप से कहती है, अरे अरे, ऐसा मैंने पहले क्यों नहीं सोचा? अरे इतनी पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद भी मैं इस परेशानी से जूझ रही हूँ। मैंने इंटर की पढ़ाई करते हुए सीखा था कि गाय के गोबर की गैस से बिजली कैसे उत्पन्न की जाती है। बस मुझे ये सब करने के लिए मशीन लेकर आनी होगी। काव्या अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, अरे कुणाल जी, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। मुझे गांव में बिजली लेकर आनी है। आप मुझे पैसे दे दीजिए। लेकिन गांव में बिजली लाने की क्या जरूरत है और तुम बिजली कहाँ से लाओगी? वो सब आप मुझ पर छोड़ दीजिए। काव्या कुणाल से पैसे लेती है और उन पैसों से मशीन खरीद कर ले आती है, जिसके बाद काव्या अपनी सास से गौशाला के सभी गाय के आगे से गोबर उठाती है और उन्हें गड्ढा खोदकर उसके अंदर डाल देती है। ये सब लीलावती देख लेती है और अपने आप से कहती है, आखिर ये सब क्या हो रहा है? ये शहर की लड़की गोबर उठा रही है। मुझे तो मेरी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। पर ये ऐसा क्यों कर रही है? और ये इस गोबर से क्या करेगी? लीलावती उसे देखते रहती है, जिसके बाद जब काव्या गड्ढे में गोबर भर लेती है, उसके बाद वो उस गड्ढे के ऊपर मशीन का तार रखती है और मशीन का कनेक्शन शुरू कर देती है। वो घर के अंदर जाकर तारों को मशीन से जोड़ देती है, जिसके बाद वो बटन दबा देती है और अचानक से लाइट आ जाती है। बिजली आते हुए देखकर लीलावती हैरान रह जाती है और अपनी बहू काव्या से पूछती है, अरे बहू, ये सब तूने कैसे किया? आखिर तूने इस गोबर से बिजली कैसे लाई? अरे माँ जी, ये सब तो मैंने इंटर की पढ़ाई के समय सीखा था। मैंने सीखा था कि गोबर से बिजली को उत्पन्न कैसे किया जाता है। आज मेरी पढ़ाई काम आई। देखो, मैंने अपनी पढ़ाई के चलते हमारे घर में लाइट ले आई। अरे बहू, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। तू तो बहुत समझदार निकली। पहले मैं सोचा करती थी कि तुझे हमारे गांव के तौर तरीके बिल्कुल भी पसंद नहीं आएंगे, लेकिन तूने तो गोबर से झटपट बिजली उत्पन्न कर दी। आज तो तूने मेरा दिल ही जीत लिया। लीलावती की बातें सुनकर काव्या को बहुत खुशी मिलती है, क्योंकि अपनी सास के मुंह से अपनी तारीफ सुनने के लिए उसके कान तरस गए थे। दूसरी तरफ लीलावती अपने गांव के हर एक घर में जाती है और हर एक से कहती है, अरे गांव वालों, जल्दी जल्दी मेरे घर पर आओ और देखो, मेरी बहू की पढ़ाई लिखाई के चलते आज हमारे घर में रोशनी आ गई है। पूरे गांव की लाइट गई हुई होती है, लेकिन लीलावती के घर में रोशनी ही रोशनी चमक रही होती है। ये सब देखकर गांव के सभी लोग हैरान रहते हैं और लीलावती के घर में आकर देखते हैं। अरे वाह वाह, ये शहर की बहू ने तो कमाल ही कर दिया। क्या ये लाइट हमारे घर में भी चल सकती है? हाँ हाँ, क्यों नहीं। आप सभी के घर में ये गोबर की गैस वाली लाइट चल सकती है। काव्या गांव के हर एक घर में गोबर की लाइट का कनेक्शन दे देती है, जिसके बाद पूरे गांव में लाइट आ जाती है। ये सब देखकर लीलावती को अपनी गलती का पछतावा होता है और वो अपनी बहू से कहती है, अरे बहू, मुझे माफ कर दे। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने तुझे गलत समझा। अरे माँ जी, आप ऐसी बातें क्यों करती हो? आप तो मेरी माँ जैसी हो।
आपको मुझसे माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से लीलावती अपनी बहू काव्या के साथ खुशी खुशी रहने लगती है। सरोजनी अपने पिता मनोहर के साथ रहा करती थी। सरोजनी की माँ बचपन में ही गुजर गई थी। तब से उसके पिता मनोहर ने ही उसका देखभाल किया था। एक पिता होने के नाते उसने अपनी सारी जिम्मेदारियां अच्छे से निभाई थी। सरोजनी अब शादी के लायक हो गई थी और वो अपनी बेटी सरोजनी की शादी एक नुपुर नाम के लड़के से करने वाला था। नुपुर एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था और अच्छा खासा कमाता भी था। वहीं दूसरी तरफ नुपुर की माँ को एक संस्कारी, आज्ञाकारी और घरेलू लड़की चाहिए थी, लेकिन सरोजनी को तो खाना भी बनाना नहीं आता था। अरे बेटी सरोजनी, अब मैं क्या बताऊं, एक पिता के जितने फर्ज थे वो सब तो मैंने अदा कर दिए, लेकिन एक माँ का फर्ज मैं कभी नहीं निभा पाया। एक माँ अपनी बेटी को जिस तरह से संस्कार सिखाती है वो अलग ही होते हैं बेटा। अब मैं तुझे खाना बनाना सिखाता या फिर पैसे कमाता। अरे पिताजी, आप ऐसा क्यों कहते हो? आपकी परवरिश में कोई कमी नहीं है। ये तो मेरे ऊपर ही रह गया ज्यादा लाड़ प्यार के चक्कर में। मैंने कभी रसोई में ध्यान ही नहीं दे पाई। लेकिन आप चिंता मत करो, मैं अपनी पहली रसोई में अपने ससुराल वालों को ऐसा खाना बनाकर खिलाऊंगी कि सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। लेकिन बेटा, तुम्हें तो खाना ही बनाना नहीं आता, अब तुम कैसे खाना बनाओगे? अच्छा, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। कोई नहीं पिताजी, मैं YouTube से देखकर सीख लूंगी। सरोजनी रसोई में पहुंचती है, जिसके बाद वो YouTube चलाकर अपनी पहली रसोई की तैयारी करने लगती है। पहली रसोई में तो मुझे कुछ मीठा बनाना होगा, इसीलिए मैं हलवा बनाना सीखती हूँ। सरोजनी हलवा बनाने की कोशिश करती है, लेकिन हर बार उसका हलवा खराब हो जाता है। कभी उसके हलवे में पानी ज्यादा हो जाता है, तो कभी हलवा सूख जाता है, तो कभी हलवा जल जाता है। इतनी बार कोशिश करने के बाद भी सरोजनी एक स्वादिष्ट हलवा नहीं बना पाती, जिसके चलते सरोजनी रोने लगती है। अरे ये क्या, मुझसे तो एक हलवा भी नहीं बनाया जा रहा। अब पता नहीं मेरी सास मुझे कितना सुनाएगी। काश माँ मेरे पास होती तो मुझे हलवा बनाना सिखा देती। सरोजनी रोते हुए अपनी माँ को याद करने लगती है। तभी वहाँ ललिता की आत्मा सफेद साड़ी में प्रकट होती है और सरोजनी से कहती है, अरे बेटी, तू चिंता क्यों करती है? मैं मर गई हूँ तो क्या हुआ? मैं मरने के बाद भी तुझे तेरी पहली रसोई के लिए अच्छे से तैयार कर दूंगी। ललिता अपनी बेटी सरोजनी को हलवा बनाना सिखाती है। जैसे जैसे ललिता सरोजनी को बताती है, सरोजनी वैसा ही करने लगती है, जिसके चलते सरोजनी इस बार बहुत स्वादिष्ट हलवा बनाती है। अरे वाह, ये तो बहुत स्वादिष्ट है माँ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सरोजनी को हलवा सिखाने के बाद ललिता की आत्मा वहाँ से गायब हो जाती है, जिसके बाद सरोजनी की शादी हो जाती है और वो अपने पति नुपुर के घर आ जाती है। तभी उसकी सास अनुराधा उसके पास आकर उससे कहती है, अरे बहू, आज तेरी पहली रसोई है। देख, हमारे घर की बहू पहली रसोई में मीठे में जलेबियाँ बनाती है। आज तुझे जलेबियाँ बनानी है। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी की आंखें फटी की फटी रह जाती है और वो एकदम से कहती है, क्या कहा? जलेबी? अरे बहू, क्या हुआ? तू इतनी चौंक क्यों गई? नहीं माँ जी, कुछ नहीं, आप थोड़ा सा इंतजार कीजिए, मैं अभी जलेबियाँ बना कर लाती हूँ। जलेबियों का नाम सुनते ही सरोजनी का चेहरा फीका पड़ जाता है। इसके बाद वो रसोई में जाकर अपनी माँ को याद करने लगती है। हे भगवान, ये क्या हो गया? मैं तो अपनी माँ से हलवा बनाना सीख कर आई थी, लेकिन अब तो माँ जी को जलेबी खानी है। अब मैं क्या करूँ? सरोजनी ऐसा सोच सोच कर रोने लगती है कि तभी उसकी माँ की आत्मा वहाँ प्रकट होती है और वो उससे कहती है, अरे बेटी, मेरे होते हुए तुझे चिंता करने की कोई भी जरूरत नहीं है। मैं हमेशा तेरे साथ हूँ। ऐसा कहकर ललिता के हाथों से एक रोशनी निकलती है, जो सरोजनी के हाथों में आ जाती है। अब तुझे परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम खुद ब खुद जलेबियाँ बना लोगी। तुम्हारे हाथों में मैंने जादुई शक्तियाँ दी है, जिसके चलते तुम बहुत ज्यादा स्वादिष्ट जलेबियाँ बनाओगी। ऐसा कहकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है और उसके जाने के बाद सरोजनी के हाथ अपने आप ही काम करना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते सरोजनी की जादुई हाथ जादुई जलेबी बनाते हैं। अरे वाह, मुझे तो पता ही नहीं था कि मेरे हाथों से इतनी अच्छी जलेबियाँ बन सकती है। ये तो कमाल ही हो गया। सरोजनी तुरंत जादुई जलेबियाँ बनाकर एक प्लेट में सजा देती है, जिसके बाद वो जादुई जलेबियाँ अपने परिवार वालों को खिलाने के लिए ले जाती है। सबसे पहले वो अपनी सास को जलेबियाँ देती है। ये लीजिए माँ जी,
मैंने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबियाँ बनाई है। अरे वाह बहू, तू तो 5 मिनट में जलेबियाँ बनाकर ले आई। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि इतनी जल्दी तूने जलेबियाँ बना भी ली। अरे माँ जी, ये तो मेरे हाथों का टैलेंट है। तभी सरोजनी की जेठानी कहती है, अच्छा, तुम्हारे हाथों में जलेबियाँ बनाने का टैलेंट है? इसका मतलब क्या तुम बावर्ची थी? अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल ये सब तो मेरी माँ ने मुझे सिखाया था। सब लोग जलेबियां खाकर सरोजनी की बहुत तारीफ करते हैं। अरे वाह, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। इतनी स्वादिष्ट जलेबी तो मैंने कभी नहीं खाई। ऐसी जलेबी तो तमन्ना ने भी अपनी शादी में नहीं बनाई थी। अरे आखिर पत्नी किसकी है? अरे बेटा, ये मत भूल, तेरी पत्नी को तो मैंने ही पसंद किया था तेरे लिए। ये तो मेरी पसंद की बहू है। सभी लोग सरोजनी की प्रशंसा करने लगते हैं, जिसके चलते तमन्ना मुंह बना लेती है। ऐसे ही धीरे धीरे हर रोज घर के सभी लोग सरोजनी से जलेबियां बनवाने लगते हैं। अरे सरोजनी बेटा, आज घर पर कुछ मेहमान आने वाले हैं। एक काम कर, अपने हाथों की स्वादिष्ट जलेबी बनाकर रख लेना। तुम्हारे हाथों की जलेबी खाकर सभी मेहमान तुम्हारी बहुत तारीफ करेंगे। जी माँ जी, मैं अभी बनाकर ले आती हूँ। सरोजनी जैसे ही रसोई में जाती है, रसोई में कोई भी नहीं होता। तभी उसके सामने उसकी माँ ललिता प्रकट होती है। अरे सरोजनी बेटा, मैंने तुम्हें जादुई शक्तियाँ दे दी, लेकिन ये बताना भूल गई कि अगर इस बारे में किसी को भी पता चला, तुम्हारी शक्तियाँ हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। आप चिंता मत कीजिए माँ, मैं ये राज कभी किसी को नहीं बताऊंगी। सरोजनी की बात सुनकर ललिता वहाँ से गायब हो जाती है, लेकिन ये सारी बातें उसकी जेठानी सुन लेती है। अच्छा, तो ये बात है। अब तो इसका राज मुझे ही पता चल गया। अब देखती हूँ ये जादुई जलेबियाँ कैसे बनाएगी। तमन्ना खुश होकर चली जाती है, जिसके बाद सरोजनी जलेबी बनाने लगती है। जलेबी बनाने के बाद जब सभी मेहमान सरोजनी के हाथों से बनी हुई जलेबियां खाते हैं, तो वो सभी सरोजनी की बहुत ज्यादा प्रशंसा करने लगते हैं। जिसके बाद तमन्ना अपने मन ही मन सोचती है, अरे ऐसा कैसे हो सकता है? सरोजनी का जादुई जलेबी बनाने का राज तो मुझे पता चल चुका था, फिर ये जादू टूटा क्यों नहीं? दरअसल तमन्ना को सरोजनी की जादुई जलेबियां बनाने के राज का तो पता चल गया, लेकिन रोजाना जलेबी बनाते बनाते अब सरोजनी को आदत पड़ गई थी, जिसके चलते वो बिल्कुल परफेक्ट जलेबी बनाना सीख जाती है। अब उसे किसी जादू की जरूरत नहीं पड़ती और वो अपने परिवार में खुशी खुशी रहने लगती है। चुड़ैल की गाय की मौत। 4 आदमी बेरहमी से बकरी और गाय के गले में फंदा डालकर उसे घसीटते हुए ले जा रहे थे। अपनी झुमरी को बचाने के लिए सुषमा उन लुटेरों का पीछा करती है। मैंने कहा छोड़ दो मेरी झुमरी को, वरना तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। कहाँ ले जा रहे हो? छोड़ो, तुम ऐसे नहीं मानोगे। हाँ, अभी बताती हूँ। सुषमा जमीन से एक पत्थर उठाकर उन 4 में से एक व्यक्ति के सिर पर मार देती है और झुमरी को उनसे छुड़ाकर वापस जाती है कि बाकी के 3 गुस्से से कहते हैं, अरे इसकी हिम्मत कैसे हुई हमारे आदमी पर हाथ उठाने की? अब इसकी जिंदगी से आजाद इसे करना होगा हमें। अरे मैं तो कहता हूँ जल्दी से मार डालो, कोई नहीं है यहाँ पर। पता नहीं एक गाय के पीछे क्यों भागी भागी आ रही है। ये लो चाकू, छोड़ना मत उसे। तभी वो पीछे से सुषमा के 2 बार चाकू घोंप देते हैं, जिसके बाद वो वहीं मर जाती है और उसकी आंखों के सामने उसकी गाय को खींच कर ले जाते हैं। छोड़ दो, मेरी गाय को छोड़ दो। मेरी झुमरी को क्यों ले जा रहे हो? उसे मुझसे दूर। कोई बचाओ हमें। अरे पता नहीं क्यों इतना लगाव है इसे गाय से। तभी सुषमा को ऐसे देखकर झुमरी गुस्से में अपना एक सींग भीमा को मार देती है, जिससे वो घायल हो जाता है। तभी बाकी के 2 भीमा की मौत देखकर उस गाय को भी मार डालते हैं। आखिर कौन है वो लोग और क्यों वो सुषमा से उसकी गाय को छीनकर ले जा रहे थे? क्या सुषमा का उनसे कोई संबंध था? आखिर पूरी बात क्या थी, ये जानने के लिए हमें कहानी में कुछ समय पीछे जाना होगा, जहां सुषमा अपने भैया भाभी रोहित करिश्मा के साथ रहती थी। बचपन में उसके माता पिता ने उसे झुमरी लाकर दी थी, जिससे वो बहुत प्यार करती थी। कुछ समय बाद सुषमा के माता पिता का एक हादसे में इंतकाल हो गया। सुषमा झुमरी के साथ बड़ी हो जाती है। ले ले झुमरी, ले घास खा ले अच्छे से। भूख लगी होगी ना? तभी झुमरी घास खाने लगती है। सुषमा उसके सिर पर हाथ रखकर उसे प्यार करती है। कितनी बात मानती है ना झुमरी तू मेरी, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। वो अपनी झुमरी को और चारा खिलाती है कि उसकी भाभी करिश्मा आकर कहती है, सारा दिन तुम अपनी गैया झुमरी के पास ही बैठी रहती हो। अरे थोड़ा मेरा हाथ भी बटा दिया करो खाना बनाने में।
मेरा दर्द से सर फटा जा रहा है। माफ कीजिए भाभी, मैं आती हूँ। आपके लिए झुमरी के गाढ़े दूध से चाय बनाऊंगी ना, अदरक वाली, तो आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। और खाना भी बना दूंगी, आप आराम कीजिए। ठीक है, मैं कमरे में हूँ अपने। तभी सुषमा रसोई में जाकर खाना बनाने लगती है और चाय बनाकर अपनी भाभी के पास जाती है। ये लीजिए भाभी, चाय पी लीजिए। खाना बन गया है क्या? हाँ भाभी, खाना भी बना दिया। अच्छा, तो मेरा सिर भी दबा दो। वो क्या है ना, जल्दी आराम पड़ जाएगा, तुम्हारे हाथों में जादू है ना, इसलिए। ठीक है भाभी। फिर करिश्मा चाय पी लेती है और सुषमा उसका सिर दबा देती है। शाम को रोहित दफ्तर से आ जाता है। सुषमा उसके लिए खाना लगा देती है। तभी वो कहता है, सुषमा, तुम्हारी भाभी कहाँ है? उसने खाना नहीं लगाया आज? भैया, भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी तो वो खाना खाकर जल्दी सो गई। भैया, मैं झुमरी के पास जा रही हूँ, बहुत देर से उसके पास नहीं गई। हाँ, तेरा तो उसके बगैर मन ही नहीं लगता घर में। ऐसा कर, 2 घी की रोटी उसे भी खिला दे। जी भैया। ऐसा कहकर सुषमा उसे 2 रोटी जाकर खिला देती है और कहती है, झुमरी, माफ करना मुझे, मैं सुबह से ही तुम्हारे पास आ नहीं पाई। मैंने बनाई है रोटी, और चाहिए तो बता। अच्छा, नहीं तो सो जा, बहुत रात हो गई अब, चल सो जा। इस तरह से सुषमा अपनी गाय को सुला देती है। अगले दिन सुबह सुषमा झुमरी को नहला देती है और कहती है, जिस दिन तुझे नहलाती हूँ ना, अलग ही चमक आती है। तभी रोहित के दफ्तर से उसे फोन आता है और वो खुश होकर कहता है, करिश्मा, सुषमा, अरे जल्दी आओ, खुशखबरी है। अजी बताइए, क्या खुशखबरी है? हाँ भैया, बताइए ना, बड़े दिनों बाद आप खुश लग रहे हैं। अरे तो सुनो, दफ्तर के मालिक ने मेरा तबादला शहर में कर दिया है और उन्होंने हमें घर देकर रहने की व्यवस्था भी की है, इसलिए हमें आज ही जाना होगा। सुषमा, तू इस गाय को किसी जिम्मेदार इंसान को देकर आ जा। क्या तबादला? भैया, झुमरी किसी और को क्यों देना है? हम वहाँ लेकर चलते हैं ना इसे। आपको पता है ना, मैं इसके बिना नहीं रह सकती, ये बचपन से मेरे साथ है। हाँ सुषमा, मैं जानता हूँ, पर शहर में यहाँ से वहाँ तक इसे लाद कर तो नहीं ले जाया जा सकता ना, इसलिए हमें यहीं छोड़ना होगा। सामान बांध लो अब। नहीं भैया, मैं झुमरी को छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आपको जाना है तो आप शहर चले जाइए, मैं यहीं रहूंगी। सुषमा, बात को समझो। तुम्हें खुशी नहीं है इस बात की कि तुम्हारे भैया को शहर जाने का मौका मिल रहा है? खुश हूँ भाभी, लेकिन झुमरी को नहीं छोड़कर जाऊंगी। बचपन से वो मेरे साथ रही है, वो भी मेरे बिना नहीं रह सकती। कौन देखभाल करेगा उसकी यहाँ? ठीक है, अगर तुम नहीं जाना चाहती तो झुमरी के साथ यहीं रहो, फिर यहाँ रहो और हम पैसे भिजवा दिया करेंगे तुम्हें। मुझे यही मंजूर है भाभी भैया, आप फिक्र मत करना, आप दोनों जहाँ चाहिए वहाँ जाओ। जैसी तेरी इच्छा। इस तरह से रोहित और करिश्मा अपना सामान बांधकर शहर की ओर निकल जाते हैं। वहीं रोते हुए सुषमा झुमरी के गले लगकर कहती है, देखा झुमरी तूने, भैया भाभी मुझे यहाँ अकेला छोड़कर चले गए, पर मैं उनकी खुशियों से उन्हें दूर नहीं कर सकती और तुझे अकेली नहीं छोड़ सकती। इसीलिए मैंने फैसला किया कि मैं तेरे साथ यहीं रहूंगी। मैं तुझे किसी तरह भी अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी के भी पास। हम दोनों एक दूसरे के सुख दुख में एक साथ रहे हैं। तेरे ही गले लगकर रोई हूँ मैं, और आज भी तेरे ही गले लगकर रोऊंगी। तभी सुषमा रोते रोते अपनी झुमरी के पास ही सो जाती है कि आधी रात में 4 लुटेरे डाकू जैसे दिखने वाले गांव में आ जाते हैं। वो लोगों की गाय, भैंस, बकरी को चुरा रहे थे, जिसे वो ऊंचे दाम पर बेच दिया करते थे। तभी चेतन कहता है, अरे देखो, ये किसके घर में गाय बंधी हुई है, और ये तो बहुत मोटी और अच्छी दिख रही है, लगता है इसके मोटे पैसे मिलेंगे। चलो इसे उठा लेते हैं। ऐसा बोलकर वो झुमरी का खूंटा खोलकर अपने साथ ले जाते हैं। तो झुमरी आवाज निकालती है, जिस वजह से सुषमा की नींद खुल जाती है और वो पीछे पीछे अपनी झुमरी को बचाने के लिए भागती है। अरे तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई मेरी झुमरी को ले जाने की? छोड़ दो उसे, कहाँ ले जा रहे हो? सुन नहीं रहे हो? अच्छा, पत्थर मारती हूँ। तभी सुषमा पत्थर मारकर अपनी झुमरी को उनके हाथ से छुड़ाकर ले आती है कि बाकी के लोग कहते हैं, अरे तेरी इतनी हिम्मत, तूने मुझे मारा। भीमा, चेतन, मार डालो इसे। तभी वो सुषमा को चाकू से मार डालते हैं। उसकी मौत देखकर झुमरी गुस्से में भीमा को सींग से मार डालती है। भीमा के मर जाने पर हरिया और चेतन झुमरी को भी उसी वक्त बेरहमी से मारकर चले जाते हैं। तभी सुषमा चुड़ैल बनकर वापस लौटती है और कहती है, झुमरी, ये क्या हुआ? तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती। अरे मुझे तेरे साथ रहना था, इसीलिए तो मैं भैया भाभी के साथ नहीं गई। झुमरी, मेरे खातर वापस आ जा
उन लोगों ने तुझे मारकर बिल्कुल ठीक नहीं किया। तेरी मौत का बदला मैं लूंगी। उनसे पहले उन कातिलों को मारूंगी, फिर तेरा अंतिम संस्कार करूंगी। ऐसा बोलकर चुड़ैल अपनी झुमरी को अपने घर ले आती है और तबेले में छोड़ने के बाद वो बाकी के 3 लोगों को मारने जाती है जहां वो किसी और गाय को चुराने वाले थे। तभी चांटे मारती है उन्हें, उसे हवा में जमीन पर पटक देती है और गर्दन पकड़कर कहती है, तूने मेरी मासूम झुमरी को मार डाला, अब मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगी। मुझे छोड़ दो। जब तूने मेरी झुमरी पर रहम नहीं खाया तो मैं तुझ पर क्यों रहम खाऊं? बता, तेरे दोनों साथी कहाँ हैं? बता। वो पीपल के पेड़ के पास खाली प्लॉट में गए हैं चुराए हुए जानवरों को छुपाने के लिए। ये सुनते ही चुड़ैल एक बारी में ही चेतन को खल्लास कर देती है। फिर वो उन दोनों को ढूंढते हुए खाली प्लॉट में पहुंच जाती है और बोलती है, मरने के लिए तैयार हो जाओ, बहुत बेरहमी से तुमने मेरी झुमरी को मार डाला है। अरे भागो भागो यहाँ से। दोनों भागने की कोशिश करते हैं पर चुड़ैल उन्हें जान से मार डालती है, जिसके बाद वो बाकी के जानवरों को उनके घर छोड़ देती है। फिर अपनी झुमरी का अंतिम संस्कार करते हुए कहती है, झुमरी, तूने मेरा बहुत साथ दिया है। तू ही मेरी सहेली थी जिसने मुझे हमेशा सुना, समझा और कभी अकेला नहीं किया। मुझे माफ कर दे, मैं तुझे बचा नहीं पाई। झुमरी का अंतिम संस्कार करने के बाद चुड़ैल और झुमरी दोनों को मुक्ति मिल जाती है और वो हमेशा के लिए चले जाते हैं।